वेलकम बैक। आप सबको दोबारा से खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हमारे साथ तंजील साहब मौजूद थे और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही है हमारी उनके साथ। बजट के हवाले से हमने बात की, साथ ही साथ एग्रीकल्चर के हवाले से भी बड़ी अच्छी तफसीली बात की है हमने। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ और बहुत सारे अहम टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन रखी। और यासिर, अब एग्जैक्टली तंजील साहब, इंशाल्लाह आगे इसके ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। वक्त क्योंकि महदूद है और बहुत सारे और भी दीगर मामला हैं जिसके ऊपर अभी प्रोग्राम में बात करना बाकी है, खासतौर पे खबरों के हवाले से। स्टॉक मार्केट के हवाले से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। स्टॉक मार्केट के अंदर गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था डिप आने के बाद दोबारा से बाइंग स्टार्ट हो गई है और इस तरह की एक्टिविटी जो है वो मार्केट के अंदर अभी विटनेस की जा रही है। पास्ट वीक में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन रही है। सरफराज अली हमारे नुमाइंदे हैं स्टॉक मार्केट से, हम उनसे इस बारे में बात करेंगे कि आज मार्केट की जो एक्टिविटी है इस वक्त पहले सेशन के अंदर क्या रिकॉर्ड की जा रही है। उनको वेलकम करूंगा। सरफराज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सरफराज, क्या आज मार्केट की ओपनिंग रही है? और ओवरनाइट हमने देखा था कि मार्केट के अंदर काफी फ्लक्चुएशन आ रही थी। इस वक्त मार्केट जो है खासतौर पर ट्रेडिंग बोर्ड है वो क्या शो कर रहा है, जरा बताइएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझसे बात की। मार्केट की जो सूरत हाल है, आज कैसे इंडेक्स जो है 1,70,000 से यानी कि स्टार्ट हुई है। वही वाली बात है जहां से मैंने बात छोड़ी थी आपकी पिछले दिनों में, वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा कि जंग की सूरत हाल जब तक बेहतर नहीं होगी मार्केट अप डाउन चलती रहेगी। वैसे अभी जो सूरत हाल है वो तकरीबन 450 के करीब जो है प्लस से मार्केट यानी कि अभी रुकी हुई है। बाकी अगर हम स्टार्टिंग देखें तो तकरीबन 1100 माइनस से जो है ये मार्केट जो है स्टार्ट हुई है, जो एक फिक्रमंद थी जो ट्रेडर्स थे उनके लिए, क्योंकि जाहिर बात है मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो रही थी। ऐसा लग रहा था और ज्यादा डाउन की यानी कि माइनस की तरफ जाएगी। मगर अब जो मार्केट की सूरत हाल है बेहतर इसलिए हो रही है क्योंकि जाहिर बात है कि जो अभी जंग के बाद अभी जो सूरत हाल है वो ऐसी रिपोर्टें आ रही है कि जो ईरान और जो ट्रम्प साहब हैं वो सरफराज, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मार्केट में कोई ट्रिगर पॉइंट इस वक्त नहीं है जो मार्केट को जो है वो ऊपर लेकर जाए, बट होता ये है अमूमन कि बजट से पहले मार्केट में काफी ज्यादा डिप आ जाती है। और इस दफा जो कल डेट अनाउंस हुई है 5th की जगह 10th को मोस्ट लाइकली बजट अनाउंस होने के लिए जा रहा है। इससे पहले का जो ये टाइम होता है ना पीरियड, इसमें हम देखते हैं कि काफी डल एक्टिविटी मार्केट में रहती है। उसका कुछ इंपैक्ट मार्केट के ऊपर नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ तो इसके अगेंस्ट हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है, लोग अपनी पोजीशन को सेटल कर रहे हैं। क्या आपके पास इस हवाले से इत्तलात हैं? इन्वेस्टर क्या कह रहे हैं इस पे? बजट के हवाले से ऐसा ये है कि आपको पता है जब ये बजट आता है तो अफवाहों का भी बाजार गर्म हो जाता है कि किन किन चीजों पे टैक्स लगेगा, कौन कौन कंपनियों पे टैक्स लगेगा, कौन कौन से शेयर्स पे कितने टैक्स लगेंगे। और इसी हवाले की इसी कश्मकश के अंदर जो है मार्केट थोड़ी डिस्टर्ब होती है। मगर अफवाहें की बात अलग है। जो हमारी जराए हैं, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें पूरा यकीन है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर्स है होल्डर हैं वो उसको मुतमईन रहेंगे। कम से कम अगर लगा तो 1% लगेगा या वो भी टैक्स फ्री लगेगा। मगर अभी फिलहाल जो जंग की सूरत हाल है इससे निमट नहीं रहे तो फिर बंदा यानी कि जो शेयर होल्डर है वो उस तरफ आ ही नहीं रहे कि बजट के अंदर क्या होगा, क्योंकि बजट वैसे ऑलरेडी 3 दिन लेट हो गया है। ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर, इससे भी अफवाहें चल रही हो सकता है 3 दिन के बाद और ज्यादा डिले कर ले। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। तो अभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितना रिस्क देख रहे हैं आप? सॉरी सरफराज, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त आप जो देख रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए किस हद तक रिस्क देखा जा रहा है मार्केट में? जी, हुआ ये कि आइंदा ये जो हफ्ता गुजरा है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब गुजरा है। लोग जो है कम से कम जो है उसमें यानी कि शेयर मार्केट के अंदर जो दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि वो अभी फिलहाल रुके हुए हैं, ये इसके अंदर बाइंड नहीं कर पा रहे। मार्केट में लेन देन बहुत कम हो रही है उस हवाले से जिस तरह डेली की तरफ हो रही है। ऑलराइट सरफराज, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सरफराज अली हमारे नुमाइंदे स्टॉक मार्केट से हमें अपडेट कर रहे थे। मार्केट के अंदर हिस्टोरिकली होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने देखने वालों को बताता चलूँ कि स्टॉक मार्केट में बजट से पहले क्योंकि ये एंटिसिपेट किया जा रहा होता है, ज्यादा स्पेकुलेटिव मार्केट हो जाती है, यानी कि कयासराइयां होती हैं कि इस चीज के ऊपर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। और जब मार्केट में इस तरह की सिचुएशन होती है तो उमूमन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं, यानी कि वेट एंड सी पर होते हैं कि आया अगर कोई नई चीज में इजाफा होता है, नए टैक्सेस आते हैं तो उसके बाद फिर मार्केट में दोबारा एक्सपोजर लेते हैं। अब ये क्या चीज होती है, दोबारा मार्केट में बाइंग करते हैं और फिर उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग होती है। तो ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। मगर जब अनसर्टेनिटी हो, गैर यकीनी की सूरत हाल हो, एक तो फैक्टर उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन,
प्लस ये कि इस तरह जब बजट से पहले डिले हो जाएगा, अचानक से ये खबर आ जाएगी कि बजट में ताखीर हो सकती है, तो वजह ये बनती है, जैसा भी आपने एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया था इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कि रिटेलर्स जो हैं उनके लिए कितना मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी मौजूद है। मार्केट के अंदर सबके लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है, बट देखना ये है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि वेट एंड सी पर सारे हैं, तो जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है, कोई इनकॉर्पोरेट होती है इस तरह की खबर, जैसे अभी स्पेकुलेशन हो रही है कि आया फर्दर टैक्सेस में इजाफा नहीं होगा जीएसटी के अंदर, खासतौर पे सोलर और ई व्हीकल्स के ऊपर, उससे रिलेटेड जितने शेयर्स होते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि मूवमेंट आ जाती है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो तो बाइंग होती है, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ होती है तो फिर सेलिंग। लेकिन टैक्स के हवाले से तो खबरें हैं यासिर के, सोलर की आपने बात की और ई व्हीकल्स के हवाले से बात की, तो उस पर टैक्स का तो कहा जा रहा है कि बढ़ने वाले हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि जहां पर भी आपकी इकोनॉमी में हम देखते हैं कि जरा सी मूवमेंट आती है, ज्यादा बाइंग आती है, लोग ज्यादा उसको खरीदना शुरू कर देते हैं, सोलर आइटम्स को, ई व्हीकल्स को, फौरन से गवर्नमेंट की कोशिश होती है उसको टैक्स के अंदर डाल दिया जाए और उसके ऊपर टैक्सेस जो है वो लगाते चले जाएं। ये हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जनाब, डिस्कशन जारी रखेंगे और हमारे साथ गेस्ट भी होंगे और हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे और उनसे भी कुछ बात होगी इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर। वंस अगेन वेलकम बैक एवरीवन। आप सब देख रहे थे, इससे पहले हम कुछ बजट के हवाले से बात कर रहे थे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे और अब पैनल पर कुछ तब्दीली आई है और भी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मिर्ज़ा आलम बेग, तहरीक जवानाने पाकिस्तान सिंध का ताल्लुक है, साथ ही साथ ये मुमताज़ समाजी रहनुमा भी हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। और दूसरी जानिब मोहम्मद सलमान बेग, तज्ज़ियाकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और आज की इस गुफ्तगू में वो शामिल रहेंगे, उनसे कुछ बात करेंगे। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहूँगी बजट के हवाले से। जिस तरह के बजट आने वाला है और बजट की बातें चल रही हैं, कहा तो ये जा रहा है कि अवामी दोस्त बजट है, कि आया ये हो सकता है, इज़ इट पॉसिबल कि अवामी दोस्त बजट होने वाला है? इस पर कहिए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये आपका जो जुमला है अवामी दोस्त जी, इस दौर में इसको एक अच्छा लतीफ़ा कह सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि अवाम के ऊपर मौजूदा सूरत हाल के अंदर उसको तमाम बुनियादी सहूलतों से और मराज से बिल्कुल एक तरफ रख के सिर्फ अशरफिया के लिए काम किया जा रहा है। और जिस आप देख रहे हैं कि बजट 5 तारीख को पेश होना था, मुसलसल आगे बढ़ाने का मकासद या तो अपने उन आकाओं को खुश करना है या पाकिस्तान के अंदर मौजूद उन अशरफिया को मुतमईन करना है कि जो इसके आने से ये देखना चाह रहे हैं कि आया फ़ायदा हमें मिल रहा है या उन आवाम को मिल रहा है जो गरीब आवाम है। जिसकी जिंदा मिसाल आपके सामने है। कभी पेट्रोल के हवाले से आपने देखा, जब बैनुल-अक़वामी मार्केट के अंदर पेट्रोल सस्ता हुआ तो उसकी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। 22 रुपये ख़त्म करके या कम करके आवाम को एक लॉलीपॉप दे दिया गया। अगर हम अदाद शुमार के हिसाब से देखते हैं तो 122 रुपये कम होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। और इस तरीके से जैसे आपने देखा, इसको भी एक चीज़ हमें नई इंट्रोड्यूस कराई गई आम आवाम के लिए, वो लेवी। 8,666 अरब रुपए आपने कौमी खजाने में जमा कर लिए। कहाँ गए, किसके पास गए, एक अलग सब्जेक्ट है। असल चीज़ ये है कि इसका फ़ायदा और नुकसान देखिए, गरीब जो है गरीब तर होता जा रहा है और इस वक्त जो माशी सूरत हाल है पूरी दुनिया के अंदर खौफ मुब्तला किया गया है और जंग जो आप देख रहे हैं, हम तमाम हालत जंग में हैं, तो एक चीज़ का दावा दिया जा रहा है, वो है एटम बम का इस्तेमाल, एटमी क़ुव्वत का इस्तेमाल। लेकिन पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा अलमिया है, यहाँ की गरीब आवाम को मुआशी एटम बम से डराया जा रहा है और जो किसी वक्त उनके सर पे गिराया जाएगा। क्या अच्छी बात आपने की है और ये बड़ा आप समझ लें कि ये समझने की ज़रूरत है इसको। जैसे अभी मिर्ज़ा साहब फरमा रहे थे, हमारे बड़ी अच्छी उन्होंने मिसाल दी है कि ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस का जो फ़ायदा है इसको पास ऑन करने की ज़रूरत थी और अगर आप सही फैसले नहीं लेते तो ये जो मईशत को आप चलाने की अपनी सी कोशिश कर रहे हैं ना, ये हमेशा नाकाम रहेगी। आपका मुल्क कभी भी उस जगह नहीं जा सकता कि जहाँ से आप खुद मुख्तार हो सकें। तो बज़ाहिर तासुर ये मिलता है कि आप शायद, जैसे आपने आकाओं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बड़ा मुनासिब लफ्ज़ है क्योंकि ये जो जिनसे आप पैसे लेते हैं, अगर उन्हीं की डायरेक्शंस के ऊपर काम करेंगे, वो डायरेक्टिव्स आपको देंगे, तो नतीजा यही निकलेगा कि फिर आप जब रिलीफ देने की बारी आती है तो फिर आप जो इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं और जब पैसे बढ़ाने होते हैं तो फिर आप कोई भी रास्ता इख्तियार करते हैं जिसकी कोई जस्टिफिकेशन लेवी के नाम से नहीं है। सलमान साहब, आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा ये फरमाइएगा कि अभी रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से बड़ी स्पेकुलेशन हो रही है। अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, वैसे तो स्पेकुलेशन जो होती है ना, ये इकोनॉमी के लिए, मार्केट्स के लिए ज़हर कातिल होती हैं, मगर ये कि हमारे पास कुछ ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि जो रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, जो पिछले 3.5-4 साल से बिल्कुल स्टैग्नेंट मार्केट हुई है, उसके लिए जो है वो एक स्पेस बनता जा रहा है और बहुत सारी वजूहातें यकीनन आपके इल्म में होंगी। मिडिल ईस्ट के अंदर एक तो सबसे पहले इस वक्त जो क्राइसिस की सिचुएशन है, ये पॉलिटिकल टर्मोइल है,
इसकी वजह से जो है वो ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट पार्क हो सकती है, उसकी गुंजाइश बनती जा रही है। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो आप क्या करेंगे, कैसे ग्रेस्प करेंगे, क्योंकि आपकी पॉलिसीज तो सपोर्टिव नहीं है। फरमाइए। बहुत शुक्रिया से। एक तो मैं इनको कहूँगा कि जो बातें लीवेज के बारे में बात की गई है, ऑनेस्टली बताएं ये पैसा जाएगा कहाँ, किसको नहीं पता। क्योंकि ये बजट तो 24-25 तो खत्म हो चुका है, नया बजट आ रहा है। वो पैसे तो हमें कौम के लिए आना चाहिए थे, पैसे वो कहाँ जाएंगे, किसके लिए इस्तेमाल होंगे, कुछ नहीं पता। रियल इस्टेट के वाले से बात सही कह रहे हैं कि कुछ ऐसे हमारे पास टारगेट्स होने चाहिए थे पहले से। इस बजट में ऐसी चीज़ें डिबेट होनी चाहिए थी कि रिलीफ दिया जाए लोगों को जैसे कहते कहा था लास्ट टाइम के पिछले बजट में था कि एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जो नॉन फाइलर्स हैं। अब फाइलर नॉन फाइलर का सब्जेक्ट हटा के पाकिस्तान देखना चाहिए। क्या अच्छी बात। क्योंकि अब फाइलर के ऊपर आपने लगा दिया है 1%, नॉन फाइलर लगा दिया आपने 7% या शायद इससे भी ज़्यादा है, करेक्ट मी प्लीज़। तो ये चीज़ें आप जब सामने देखते हुए कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी और हमारे पास एक CPEC के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है पिछले 15 साल से, ठीक है, या 12-13 साल से शुरू किया हुआ है, सब में रह रहा हूं। तो जब ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी तो उसको हम डिले क्यों कर रहे हैं? CPEC को सामने रखते, अपने टारगेट्स अचीव करते हैं सामने, और फिर लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं जी। लेकिन जैसे कि डिबेट हो रही है पिछले 3-4 साल से बहुत ज़्यादा हो रही है हम लोग, क्योंकि मैं पार्ट हूँ उस डिबेट का। हमारे बिल्डर्स आबाद की तरफ से भी हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म बात करते हैं कि जो फ्री जोन बनाना, ट्रेड जोन बनाता ग्वादर को, जहाँ पे आप इंडस्ट्री लगाते और जहाँ पे टैक्स के लिए उनको छूट दी जाती है। कोई भी नई इंडस्ट्री लगाते हैं वहाँ पे, इनफैक्ट जैसे पेट्रोलियम की बात हो रही है, काफ़ी अच्छे समय सऊदी अरब बोल रहा है कि वो हमें रिफाइनरी ला के देगा वहाँ पे, और 10 बिलियन कभी 12 बिलियन की बात हो रही है। लेकिन बेसिकली वो भी उनकी भी आगे हर्डल्स है ना, कि वहाँ पे वो अपना रिस्क तो ले ले, लेकिन यहाँ से जब हमारा इंडस्ट्री जोन जाएगा ही नहीं वहाँ पे, तो वो खाली एक इंडस्ट्री लगा के, ऑयल फैक्ट्री लगा के वहाँ पे, ऑयल रिफाइनरी लगा के क्या करेगा सऊदी अरब? वहाँ को उसको पहिए चाहिए, उसको व्हील्स चाहिए, अदर इंडस्ट्री वहाँ पे आनी चाहिए। जब तक वो हम उसको देंगे ही नहीं एक्सेस दूसरी इंडस्ट्री को, तो खाली एक बना के ग्राउंड। एक चीज़ और है जिसका भी आपने तस्करा किया, कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसका आगे कोई फ्यूचर ना हो, क्योंकि ये पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया में, जो आपको पता है कि एनर्जी का शिफ्ट आया है, अब तो इलेक्ट्रिक की तरफ और सोलर की तरफ और बहुत सारे और ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं, तो इतना फीजिबल रहा भी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि $10 बिलियन इज नथिंग। अगर कोई आप रिफाइनरी लगा भी देते हैं, ये कमोडिटी ये अपने आखिरी हाई के ऊपर है, ये बात मेरी आप नोट कर लीजिए। ये जो इसमें जो प्राइसेस में सर्ज आई है ना, ये दुनिया आखिरी दफ़ा देख रही है। इसके बाद से ये जो डिक्लाइन आएगा, ये इतनी चीप कमोडिटी होगी कि फिर आप जो है वो देखेंगे कि बड़ी बड़ी रिफाइनरीज जो पहले ही शटडाउन की तरफ जा रही हैं, मेरे ख्याल में अब इसकी इतनी गुंजाइश रहेगी। ठीक है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, यू वेरी राइट, कि उसके ऊपर काम करें। और नए जो आपने जो ट्रेड जोन की आपने बात की है, तो सबसे पहला तो सवाल ये, जो एग्जिस्टिंग आपके पास जो ट्रेड जोन्स हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जिसके ऊपर आपकी इकोनॉमी स्टैंड कर सके? वही मसला है हमारे साथ ना, कि हमने IPP जो प्लांट्स लगा के हमने उस प्लांट के साथ जो किया है हमने उस एरिया में लगाए हैं जहाँ से लाइनें नहीं आ सकती, जहाँ पे हम इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। आज शहर के अंदर मुझे बताएं क्या हाल है। ऑनेस्टली मैंने रात को फ़ोन किया काफ़ी जगहों पे, और फिर मुझे रोना आ गया, मैं सो नहीं पा रहा, मैं डिस्टर्ब रहा। कि मैंने पूछा जब इलाकों से, किसी लालू खेत दूसरे इलाकों में पूछा, 18 घंटे लाइट नहीं है, 6 घंटे 7 घंटे रात को जाती है, सुबह को 3 बजे जाती है और सुबह 10 बजे जाती है। अब लोग ऑफिस जाएंगे, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करेंगे, गैस नहीं होती, गैस गर्मी में इस तरह के हालात होना। देखिए ये ऑनेस्टली बताऊं, ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, जो भी चला रहा है, जो भी इसको आर्टिस्ट कंट्रोल कर रहा है, ही इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। बिल्कुल सर, हम ये लगता ही नहीं है हमें पाकिस्तानियों को, कराची वालों को, और इसे बताऊं गजा बना दिया इन्होंने, और गजा की सुतार का मेंटल टॉर्चर। मैंने लोगों को देखा, लोग मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं, बच्चे उनकी हेल्थ खराब हो रही है, उनके माइंड इफेक्ट हो रहे हैं, तो कैसे ग्रो करेगी नेशन? हाउ इट्स पॉसिबल? गैस नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, हाउ ग्रो? बजट बनाए किसके लिए? सर ने सही कहा कि ये बात ये कि बजट किसको खुश करना चाहिए? उनको गैस फ्री, उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री, उनको पेट्रोल फ्री, और गवर्नमेंट मुलाजिम्स को सैलरियों में अलाउंस मुख्तलिफ किस्म के मिल जाते हैं उनको,
और बजट बनाते हाँ, हैं, GDP अवाम को पे समय जाते हैं। डिबेट होती है कि आप अवाम के लिए रिलीफ प्लान करें, आरपीवीसी को अगर आपको शिफ्ट करना है तो करें शिफ्ट आरपीवीसी को। कौन सी हडल्स हैं बिल्कुल ठीक है। जहां आपके पास प्लांट में जो लाइनें हैं मौजूद, प्लांट की वहां से एक्सेस उनको दें, वहां से बिल्कुल। ठीक है। बलूचिस्तान शिफ्ट कर दें, पंजाब के इंटीरियर शिफ्ट कर दें, इंटीरियर सिंध शिफ्ट कर दें उसको, ताकि वहां पे लोकल को मिले बिजली। गैस की किल्लत नहीं है, बी ऑनेस्टली। मिर्जा साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह लोड शेडिंग के हवाले से इन्होंने बताया कि 18 घंटे यहाँ पे लाइट जा रही है, और ये तो बड़ा बेसिक राइट है आई थिंक आवाम का कि उनको बिजली, गैस, पेट्रोल, ये चीज़ें तो बिल्कुल मिले ना। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है कि हम वो मुल्क है जो महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल कर रहा है। इवन दो हम रिसोर्सेज रखते हैं, हम उस पर काम कर सकते हैं, मगर कंसिडरेशन पर क्यों ये बेसिक्स नहीं है, इस पर कहिएगा। लेकिन इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि लोग जब बीमार होते हैं ना तो मर्ज के पीछे भागते हैं, मरीज के पीछे भागते हैं। मरीज। उनको मर्ज के पीछे भागना चाहिए। Yes. क्या वजूहत हैं जो ये हालात पैदा हुए। इस वक्त जो सूरत हाल है, आप 18 घंटे बहुत खुश आइन बात कर रहे हैं। अगर शहर कराची की हम बात करते हैं तो 18 घंटे कंटिन्यू बिजली मिल जाए ना, तो यकीन करें तबरुकात तकसीम करें शहर के अंदर। बिल्कुल ऐसे। ठीक, ये कांधों पे बिठाएं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो लोग बैठे हैं, जिन जगह पर उनको बिठाया गया उस जगह अहल ही नहीं है, वजह उनको पता ही नहीं कि हमने करना क्या है, और जिनको पता है उनको घर बिठा दिया गया या उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा। देखिए, सबसे पहले देखें कि हमारी जो हुकूमत है इसकी काम क्या है। इसका काम ये नहीं है कि बड़े बड़े आपने प्रोजेक्ट अनाउंस किए, उस पर केबीज वसूल की और उसके बाद भूल गए। ऐसा ही इस वक्त आवाम को सबसे पहले उसकी बुनियादी सहूलियात देना चाहिए, जिसमें एक बेहतर तसलसल के साथ बिजली की फरहमी, बहुत खूब, बेहतरीन पीने और इस्तेमाल करने का साफ पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ साथ आप देखेंगे स्कूलिंग का निज़ाम, ये बड़ी बुनियादी ज़रूरतें हैं। वजह क्या है, वज़ीर तालीम को पता ही नहीं उसका काम क्या है, वज़ीर ट्रांसपोर्ट को पता ही उसका ये मालूम है कि कौन से रोड परमिट मैं दूंगा जिसपे मुझे कितना कमीशन मिल जाएगा, और जगह ढकी छुपी बात नहीं है। Exactly. ये मैं कोई ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को शुबा है दूसरी दुनिया की बात। सब अब जरा लेयर्स चेक करें जरा आप कि आपके पास यहाँ पे शहर कराची में सिंध के अंदर वजीर बल्दियात हैं। जी। बल्दियात का आपको पता है एक ही महकमा है जिसका काम बल्दियात में सब कुछ आता है। फिर उसके नीचे जनाब आपके पास जो है वो एक सिस्टम है जिसके अंदर आपने जो है वो डीसीस को भी बिठाया हुआ है और वो कमिश्नर को बिठाया हुआ है। फिर उसके नीचे एक लेयर है जिसके अंदर आपने इलेक्टेड मेंबर्स को भी, जो थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट है उसको भी बिठा दिया है, जो बल्दियाती हुकूमत है वो भी मौजूद है। हर तरह के आपके पास वो मौजूद हैं लेयर्स, लेकिन उसके बावजूद जो निचली सतह पर काम है वो आपके सामने है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। बहुत बेहतरीन मिसाल यासिर ये है कि जब हमने कोई काम नहीं करना होता और उसका रिजल्ट नहीं लेना होता तो हम कमीशन बनाते हैं, और मजे की बात है उस कमीशन को शेल्टर या अम्ब्रेला देने के लिए उसको एक और कमीशन बना देते हैं। ऐसे ही बना, ये एक ऐसा तसलसल खत्म ही नहीं होता, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। हमारे साथ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो आम आवाम है उसको रोटी पानी कपड़ा और बुनियादी सहूलियात के अंदर इतना उलझा दिया है कि वो बेचारी चीजों सोच ही नहीं रहा, कुछ सोचते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। यही वजह है कि आज जो है देखिए दुनिया में कहीं भी जब पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो उसमें देखा जाता है आम आदमी के इस्तेमाल की कौन सी चीज ऐसी है जिसको कम से कम मिनिमाइज करके बजट में पेश किया जाए और उसका फायदा हासिल हो। यहाँ उल्टा होता है। यहाँ जो 2% 5% मराद याफ्ता तबका है जो गरीब आवाम पे मुसल्लत है, देखिए आप बढ़ेरा का शाही निज़ाम आम अल्फाज में सब कहते हैं, कौन से टैक्सेस दे रहे हैं वो लोग। मैं आम काश्तकार की बात नहीं कर रहा, मैं किसान की बात नहीं कर रहा, मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास अरबों खरबों रुपए की जमीनें मौजूद हैं और उसके बल पे वो माशाल्लाह पूरे मुल्क के निज़ाम को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं। अभी आप देखिए एक नया निज़ाम आया जी, ई टिकटिंग चालान, जी बहुत अच्छा आइए उस तरह बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन क्या आपने उसके मुतबादिल दिया, आपने लोगों को सहूलियात दी, आपने लागू कर दिया। अच्छा अभी उसे जाननी छुट्टी थी, आपने शारा फैसल के ऊपर लैंड सिस्टम शुरू कर दिया। मैं इस तरफ आता हूँ मिर्जा साहब, तवज्जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, जरा इसको भी जरा मैं एक्सप्लेन करते हैं कि ये सिलसिला आखिर है क्या, होना तो चाहिए बिल्कुल। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन का सिलसिला जारी है जनाब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं नदीम अफजल चंद साहब, वही फरमा रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो शफाफ होंगे। ये बड़ा जरूरी है, दिखाइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2026 का इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का एक अमीर खित्ते की गरीब आवाम का इलेक्शन का ये फैसला होना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा ले रही हैं, लेकिन क्या आवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ये आवाम का एक सवाल है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की जिम्मेदारी और तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करना। और यकीन जानिए इस वक्त
जो पंजाब पुलिस आ रही है ड्यूटीज पे, अवाम को इस पे बड़े खदशात हैं, और जो वज़रा आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर NOC जारी किया जा रहा है। NOC गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को आप कैसे जारी कर सकते हैं इलेक्शन शेड्यूल के बाद? फिर इलेक्शन शेड्यूल के बाद आप वोटर लिस्टें कैसे चेंज कर सकते हैं, जिस तरह आपने अस्तोर में की है। खरमंग में आपने एडिशनल ROs जो है इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर चेंज कर दिए हैं। अगर आपने करने कैंडिडेट्स, यहाँ ये बड़ा नाजुक सा खित्ता है, नाजुक अवाम है, यहाँ की नाजुक सूरत हाल है, ये मादनियात वसाइल से भरपूर एक खित्ता है, लेकिन क्या इन लोगों को हक मिलेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये सबकी जिम्मेदारी है इस इलेक्शन को एक आइडियल इलेक्शन बनाना। और जो पंजाब पुलिस की तैनाती है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरी पंजाब पुलिस से भी गुजारिश है कि आप पंजाब वाला रवैया जो पंजाब की अवाम के साथ आप रखते हैं, वो यहाँ की अवाम और पंजाब की अवाम में बड़ा फर्क है। मैं खुद पंजाब से हूँ और मैं समझता हूँ कि आप ये, हमें पंजाब में लोग इज्जत करते हैं यहाँ पे, कोई ऐसा काम न कीजिएगा जिससे यहाँ पंजाब की इज्जत को फर्क पड़े या हमारा दूसरे सूबों के दरमियान इख्तलाफात। और हमने कई इस खित्ते को एक अच्छा, ये एक भरपूर पाकिस्तान का अमीर तरीन खित्ता है, लेकिन इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो 2-3 काम किए हैं उस पे अवाम को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को, पार्टी का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होने की हैसियत से हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप वज़रा को NOC दे रहे हैं, आप वज़रा को जल से गाँव की इजाज़त दे रहे हैं, विजिट कर रहे हैं वो, और फिर अब मनसूबों का ऐलान कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस बेहतर होता कोई वफाक की पुलिस होती, कोई वफाक का इदारा या और ऐसी एजेंसी होती जो इलेक्शन करवाती, तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर था बजाय पंजाब पुलिस के। लेकिन इलेक्शन में थोड़े प्री पोल रिगिंग को आपने कंट्रोल करना है और अवाम इस इलेक्शन को माने, अवाम इस इलेक्शन पे अवाम का एतमाद बहाल हो। यही सबसे इस वक्त हमारी सब पॉलिटिकल जमातों की भी जिम्मेदारी है और जहां के चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की और तमाम स्टेक होल्डर्स की ये बुनियादी जिम्मेदारी है। नदीम अफजल चंद साहब पॉलिटिकल सीनियर वर्कर हैं और अभी हम कुछ देर पहले ये बात कर रहे थे, कम लोग पाकिस्तान की सियासत में ऐसे हैं जिनका एक पॉलिटिकल करियर है और ये उसमें शामिल है नदीम अफजल साहब। और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अभी जैसे बात हो रही थी, हम कुछ देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये मुकाबला जो है, और पीपल्स पार्टी से पहले भी डोमिनेट करती आई है, इस दफ़ा भी पोजीशन क्लियर लग रही है। बट ये कि ऑन दी अदर हैंड जो परफॉर्मेंस है वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी के जो डब तो सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह गए हैं और जो कुछ यहाँ पर हो रहा है उसके बाद तो ज़ाहिर है कि एक सवाल उठ सकता है गो कि जो सियासी नारे और तकरीरें हैं वो अभी भी उसी ज़माने की हैं जो पहले कभी 70 के दहाई में हुआ करते थे कि हम बिजली दे देंगे, हम पानी दे देंगे। और वो मैं सुन रहा था वो तकरीरें बड़ी सतही सी है, माफ़ कीजिए मुझे, कि इस किस्म की तकरीरें हो रही हैं, मतलब कोई नई चीज़ नहीं है डिलीवर करने के लिए। मिर्ज़ा साहब कहाँ खड़े हैं? हमारा पॉलिटिकल सेंस और वो पॉलिटिकल हमारी जो थिंकिंग है, वो जो शऊर और ना जाने क्या कुछ है, कहाँ है वो? जैसे मैंने पहले कहा था कि सबसे बड़ा अलमिया ये है जिसका जो काम है ना वो वहाँ नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अब इसी तरीके से जब हम सियासत देखते हैं ना, सियासत और रियासत में फ़र्क होता है, एक वाज़ह लकीर होती है, लेकिन अफसोस कि हमने रियासत को भेंट चढ़ा दिया ऐसा ही सियासत की। बिल्कुल सही है। पहले सियासत की जाती थी इबादत के लिए, लोगों को डिलीवर करने के लिए, अब सियासत की जाती है खुद को शेल्टर देने के लिए। जहाँ ये सोच पैदा हो जाए वहाँ फिर सियासत नहीं होती, वहाँ फिर अपने काम होते हैं। हमारा जो नज़रिया आपने जैसे कहा पहले दिन से बहुत अवामी जो ज़रूरत थी, रोटी कपड़ा और मकान, कहाँ है? इसका मतलब है आपको उस वक्त दिख गया था कि अवाम को सारी जिंदगी इसमें फंसा के रखना है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, जब आपकी अप्रोच ये हो तो आप कैसे डिलीवर करेंगे? असल तो ये ना, देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, आज आप वहीं खड़े हो। इस वक्त आवाम का तो लोगों को पता ही नहीं है ना। देखिए मैं असेंबली में जाता हूँ, मैं इसलिए थोड़ी जाता हूँ मैंने आवाम की बात करनी है। बिल्कुल ऐसा ही। जब तक नहीं जाऊंगा उस वक्त आवाम मेरी सबसे बेहतरीन मेरे लिए मौजूदगी होती है, लेकिन जैसे ही मैं जाके असेंबलीज में बैठ जाता हूँ या पोर्टफोलियो मिल जाता है, फिर कौन सी आवाम और कैसी आवाम, उस वक्त एक ही नारा होता है, सबसे पहले मेरा काम। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे। और कल हम जब देख रहे थे ये सरगर्मियों के हवाले से ही नवाज शरीफ ने भी खिताब किया था बल्तिस्तान में, और उन्होंने तो वाज़े तौर पर ये कहा कि चाहे हम जीते या हम हारें लेकिन हम आवाम के लिए काम करेंगे। इस तरह के दावे तो हमने सुने, लेकिन क्या हमने तो अपनी आंखों से इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन होते तो नहीं देखी। तो ये दावे क्या रंग लाएंगे? ये बात ये है कि आपने खुद अपनी बात की खुद ही तस्दीक कर दी। दावा बात ये, दावा जब तक रहेगा जब तक मैं और आप बाशऊर नहीं हो जाएंगे। क्या कहना है? बहुत खूब। ठीक, ये वजह ये जब हम उनको खुद मौका देते हैं,
हम ये सोच लेते हैं जनाब मेरे सामने यासिर साहब आ गए, आप आ गए, हम शख्सियत प्रस्त हो गए माजरत के साथ। बिल्कुल। जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, हम इस शहर से बाहर नहीं आएंगे, हम अपने हकूक की बात नहीं करेंगे। देखिए मैं कराची से बिलोंग करता हूँ ना, मैं सुबह सिंध की रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं पाकिस्तान की सोच रखूंगा तो कराची और सुबह सिंध की बात करूंगा। बात ये मेरी सोच अगर महदूद हो जाएगी तो मैं आगे की सोच नहीं रखूंगा। बहुत अच्छी बात। इस वक्त सियासत के अंदर सही वही लोग मौजूद हैं जो हुकूमत कर रहे हैं, और वहां बैठ के अपने अपने लोगों, हल्के की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल अपने लोगों से मुराद ये है कि वो उनकी आल औलाद, उनकी फैमिलीज, उनके अफका, उनके दोस्त, उनके बेनिफिट्स के लिए तो सारे काम हो रहे हैं, मेरे आपके लिए क्या हो रहा है? ऐसा ही है। अच्छा फिर हमारे पास प्लान देखें ना आप कैसे। कल मैं उनकी स्पीच सुन रहा था बिलावल साहब की, वही फरमा रहे थे पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या इनकी थिंकिंग है, क्या इनके पास प्लान है। अगर आपने गुर्बत ख़त्म करना है तो उसका तरीका ये आप गरीबों में पैसे बांटना शुरू कर दें। क्या इससे दुनिया में कहीं आपने देखा है कि गुर्बत खत्म हो सकती है? मजे की बात है आगे से लोग जो है वो तालियां पीट रहे हैं। आज भी इस टाइम पर मैं देखता हूं कि उसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, तालियां बजा रहे हैं। मतलब जहां पर ये थिंकिंग हो कि आप कैसे डिलीवर करेंगे कि पैसे बांटने से गुर्बत खत्म हो जाएगी, आप सारी जिंदगी पूरा मुल्क का खजाना लुटा दीजिए, आप फिर से वहीं खड़े होंगे और कोई आपको पॉवर्टी एलिवेशन नजर नहीं आएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक और चीज जरा याद रखिए, तवज्जो रहे कि हमारे यहाँ एक तो सिलसिला ये कि हर चीज हम अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ सुबह गाड़ी रुकाकर बाजरे की ऐसे वो थैली निकालते हैं और सड़क पे डालना शुरू कर देते हैं। तो मैंने उन साहब को पूछा, मैंने कहा इसका मकसद क्या है? तो ये फरमाने लगे सलमान साहब कि ये मैं सवाब की नियत से करता हूँ। देखिए सवाब की नियत से बिल्कुल ठीक है और बहुत सारे काम है आप कर सकते हैं, लेकिन इससे अब कुदरत का निज़ाम भी आप खराब कर रहे हैं। ये जो परिंदे हैं ना, इनका रिस्क अल्लाह ने लिखा है और वो सुबह निकलते हैं, कीड़े मकोड़े ये सब कुछ तलाश करते हैं, उनका इंतजाम पूरा हुआ हुआ है। तो आप अगर उनको इस काम पे लगा देंगे ना तो वो अपना असल काम छोड़ देंगे। जब वो अपना असल काम छोड़ देंगे तो फिर सिस्टम में आपको बिगाड़ पैदा होगा। ये आपकी थिंकिंग ऐसी बनाई ही नहीं गई। तो ये आप उनको खिला खिला के उनका पेट खराब करें और उनकी आदतें खराब करें। उसने ना शिकार करना है ना उसने घर से निकलना है, क्योंकि आपने आसानी की आदत डाल दी है। ये आपकी पॉलिसी है, इसमें इजाफा करना चाहेंगे वो साकिब आप? ये ऐसे बहुत आपने ऐसी बात कह दी जो मैं बचपन से कह जाती है, परिंदों का ख्याल रखो, पानी दो उनको, कहीं भी देखते हैं और उनको जो बाजरा डाल दो। ये एक ऐसा अमल है, मेरे ख्याल से इस पर डिबेट नहीं करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये एक तौफीक होती है इंसान के पास, और जो अल्लाह ताला ने दी है किसी को। कितने लोग डालते हैं बाजरा पानी? आई डोंट थिंक सो को शायद हमारे माशरे में सरवाइव कर रहे हैं, लेट भी कंप्लीट वो सरवाइव कर रहे हैं ना, लेट भी कंप्लीट सोसाइटी में सरवाइव कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। सिस्टम हो गया। देखिए वो चीज हम बात कर रहे हैं बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम। कोई भी होता है जिसे हम कहते हैं हम कौम को फकीर बना रहे हैं, है ना। जो कौम को फकीर बनाया जाता है बेसिकली वो इसी तरह किया जाता है सिंध की गवर्नमेंट को बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम, ताकि वो इस रिश्वत के तौर पे जो पैसे मिलते हैं वोट जो काम आए उनके। ये एक लॉजिकल बात है, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। उनके लिए कौन सा डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनके पास, कौन सा एजुकेशन प्रोग्राम है, कौन सा हेल्थ प्रोग्राम है? आप इसके हमें वही पे क्या इससे समझो, आप समझते हैं BSP यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कंटिन्यू रहना चाहिए? नो नेवर। मैं तो ये कहा फकीर बना रहे हैं उनको। मैंने कहा उसके भी साथ साथ कौन सी स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं उनकी। हाँ, ये पैसा स्किल डेवलपमेंट खर्च कर सकते हैं, ये पैसा एजुकेशन पे खर्च कर सकते हैं, आप आपकी उनकी हेल्थ पे खर्च कर सकते हैं, आप रोड दे सकते हैं उनको अच्छे टूरिज्म प्लस बना सकते हैं लोगों के अंदर, दे सकते हैं। तो करते क्यों नहीं है? स्ट्रीट लाइट लग सकती हैं। आप देखें बहुत सारे प्रोग्राम से जो पैसे कहीं खर्च करने होते हैं। अच्छा, उसमें करप्शन कितनी है? ये एक इतना बड़ा सवाल है, इतनी बड़ी करप्शन है इसमें कि आप सोचते हो जाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर कितने करप्शन है। कि जब बीमारी होती है तो हम बीमार के पीछे जाते हैं, बीमारी को फोकस नहीं करते, हम रीजन नहीं ढूंढते बीमार होने का। तो महंगाई का हम रीज़न क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं कि क्या वजूहात हैं? आया कि हमारी वो एग्रीकल्चर में हम लैग कर रहे हैं, आया हम तालीम के शुबे में लैग कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर ये बेसिक्स क्यों नहीं है? आया फिर किस तरह मैंने कितने प्रोग्राम सभी टीवी देखे बजट के ऊपर। यकीन जाने किसी ने स्किल की बात नहीं की, किसी स्मॉल इंडस्ट्रियलाइज की बात नहीं, किसी ने हम लोग 60% जनरेशन से जो जानकारी दिखलाती हैं उन पे कोई काम नहीं हो रहा। आप वो बच्चे जो जा रहे थे वो मुस्तकिल वही प्लान कर रहे हैं। हालांकि दुनिया बहुत टाइट हो गई, ये प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन आज भी वो बच्चे जो हाई एजुकेशन निकल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मिर्जा साहब आपकी तरफ आऊंगा। बिल्कुल आपकी बात समझ गया। मिर्जा साहब जरा ये फरमाइएगा कि जहां पर प्लानिंग ये हो आपकी कि आप हॉस्पिटल्स पे हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, लेकिन जैसा भी आपने खुद ही कुछ देर पहले अर्ज किया कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम लोगों को सेहतमंद बनाएं,
हम इलाज के लिए पैसा खर्च किए जा रहे हैं और यही शायद हमारी स्ट्रैटेजी हो। इस सोच को कैसे तब्दील किया जाए, प्लस ये कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनका एजेंडा घूम फिर कर हमें वही नज़र आता है। बड़े बड़े दावे, आपको याद होगा कि जब ये कैंपेन चल रही थी 24 वाले इलेक्शन से पहले, तो 300 बिजली यूनिट जो है वो बिजली के फ्री दिए जा रहे थे और उसके बाद वो बिल्कुल उस चीज़ से मुकर गए। और जैसा भी आपने कहा कि 18 घंटे की लोड शेडिंग आज भी हो रही है, तो हम कहाँ खड़े हैं? और फिर ये कि यहाँ से आप आगे कहाँ लेके जाएंगे? मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि आप जैसे तैसे 5 साल तो मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन जब आप उसके बाद हटेंगे तो मुल्क वहीं पर खड़ा होगा जहाँ से आप निकले थे। इसको कैसे फिर चेंज किया जाए? स्टेटस को प्लीज़ प्लीज़। बहुत अच्छी बात की थी और शुक्रिया। और इसकी मैं इसको थोड़ा सा अंदाज में लूँगा कि एक बच्चा वो सारे साल नहीं पढ़ता, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाता जो उसको उठानी चाहिए बीइंग स्टूडेंट्स। लेकिन जब एग्जाम शुरू होते हैं ना तो माँ अपनी ममता में क्या कहती है, बेटा मुसल्ले पे बैठ जा, ये वज़ाइफ पढ़ ले, वो वज़ाइफ पढ़ ले। इवन के जब वो क्लास में दाखिल हो रहा है उसको आयतें बताती है। अच्छी बात, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है। ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है। अग्री। हमें इस सोच को बदलना होगा, हमें सोचना होगा। मैंने जैसा पहले कहा था किसका क्या काम है, ठीक है, वो परिंदों को नहीं पता क्या काम है, लेकिन हमें पता है, बीइंग ह्यूमन हमें पता है कि यार ये चीज़ क्या है। बहुत छोटी मिसाल है, शहर कराची के अंदर आप देखें जगह जगह दस्तरखान लगे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है ना, बहुत अच्छी बात है, भूखों को खिलाना शरीफ है, लेकिन भूखे की तारीफ और तशरीह तो पता कर लो, भूखा है क्या, वो वाकई भूखा है, या जिस भूखे की बात की गई है वाकई वो भूख है। इस वक्त सोचा लिए हर आदमी अपनी ईगो की तस्कीन के लिए, खुद नुमाई के लिए ऐसे काम कर रहा है। जैसे एक मिसाल है ना कि मछली पकड़ना सिखाओ, ऐसा ही है, बिल्कुल मेरा भी यही। मछली खिलाना नहीं सिखाओ, कब तक खिलाएंगे आप? कब तक खिलाओगे? माशरे के अंदर अगर आपने तब्दीली लाना है, या फिर जो आपने सवाल किया कि देखिए होता है क्या है, तसलसल है यहाँ पे जो खत्म नहीं हो रहा। वजह यह है कि हमें उससे आगे जाने ही नहीं दिया जा रहा। आज भी वो खूबसूरत नारों की लपेट में हमारा मुस्तकबिल ले जाते हैं हमसे, बिल्कुल हमें ऐसा पता ही नहीं होता। ऐसा ही है। हम कहते हैं जी ये 300 यूनिट की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ये 10 ट्यूबवेल की बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है जी, ये मसाजिद एतकाफ की बातें कर रहे हैं, बड़ी, क्योंकि वो हमारी चीजों को समझते हैं, ऐसा ही वो हमारी सोच को समझ रहे हैं यार, उसको खरीद रहे हैं। असल ये है कि देखिए बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पप्पा, पप्पा के बाद चाचा, ये कब खत्म होगा? आज मेरे मुल्क का इस जो नौजवान, आई थिंक नहीं है, मेरिट सॉरी नहीं है, मेरिट नहीं है, मेरिट नहीं, उससे बात आता है कि हमारे मुल्क का नौजवान जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद पांडा चला रहा है, जो डिलीवर कर रहा है, डिलीवरी बॉय बन गया है, वो अलमिया क्यों नहीं सोचते हम लोग यार? हम कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, हम जो हमारे वसाइल हैं उनका बेहतरीन मुतबादिल ढूंढ सकते हैं, लेकिन मसला क्या है कि वही वाली बात है, खूबसूरत नारों में, खूबसूरत पैकेजेस के अंदर फलां सपोर्ट प्रोग्राम और बेरोजगार स्कीम, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, अरबों खरबों रुपया जमा हुआ था, कहाँ है वो? कहाँ है? ये लोग क्या स्कीम, मैं आपके सामने 101 मिसालें देता हूँ, बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मुल्क का मुआशी, बिल्कुल ठीक है ना, हमारा आपका पैसा खरबों अरबों के केबी में कन्वर्ट हो गया। आज भी पोर्ट पर जाए, अरबों रुपए की वो गाड़ियां वहां पे गल रही हैं, सड़ रही हैं। सरकारी इदारों में जाए, उनके पास जो वसाइल है बेदरीग इस्तेमाल हो रहे हैं। बहुत छोटी चीजें जो ट्रांसपोर्ट के नाम पे गाड़ियां चेंज की जाती हैं। आज चले मेरे साथ, बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ, निजारत के नाम पे खरबों रुपए का सिर्फ कबाड़ की सूरत में पड़ा है। क्यों? आप वो पैसे कैश करो यार, मेरे नौजवानों को उसके मुतबादिल वसाइल दो। बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं सोच सकता कि ये तब्दीली नहीं आएगी, तब्दीली आने ही नहीं देना चाह रहे लोग। बिल्कुल ठीक है, वेलकम नहीं कर रहा है इसको। बिल्कुल ऐसे ही है। मिर्ज़ा साहब ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह हम कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि कुछ इदारे इस तरह के हैं जो अभी ज़रूरत नहीं है, जिनकी हम AI के दौर में जी रहे हैं। पाकिस्तान पोस्ट जैसा डिपार्टमेंट होना और वहाँ कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, वहाँ पे अखराजात उठाना, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है? क्या अपडेट क्यों नहीं किया जाता, चीज़ों को जदीद क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि सारी दुनिया में तो चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी वो मुल्क है जो बहुत महंगी बिजली इस्तेमाल कर रहा है, वो मुल्क है जो इस तरह के काम कर रहा था। दुनिया की सबसे महंगी बिजली इस्तेमाल कर दुनिया की सबसे महंगी। आपको पता होगा IT का बड़ा शोर उठा जी, हर चीज को कन्वर्ट कर दो। बिल्कुल उसकी बेसिक को हमने समझा नहीं। उसकी बेसिक ये है जो जल रही है, एनर्जी जिसको वो बेस करती है। हमने उस पर काम ही नहीं किया, हमने जो IT एक माइंड सेट कर दिया लोगों का। इसी तरह की जो आप बात कर रही हैं, ये सियासी रिश्वतें, बिल्कुल PIA के निज़ाम आपके सामने है। बिल्कुल हमने देखा, आपने देखा क्या हुआ। IT जो है वो बिरसा साहब कता कलामी की माजरत चाहूँगा, वो टोटल आपकी इस वक्त डिपेंड करती है इस टेलीफोन के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर। 20,000 रुपये का फ़ोन है, 60-80 हज़ार रुपये आप इसके ऊपर टैक्स ले रहे हो। आप मतलब कोई प्लानिंग आपके पास है? आपने ये नौजवान जो बेरोज़गार हैं सलमान साहब, इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं, IT से आपका भी ताल्लुक़ है, तो जब आपने उसको इसकी पहुंच से दूर कर दिया तो फिर आपके पास क्या बचा? आप कौन से पोटेंशियल की बात कर रहे हैं? आपके एजेंडे में कहाँ शामिल है IT को प्रमोट करना? कहते हैं जी $10 बिलियन से ज़्यादा का पोटेंशियल है, आप $2 बिलियन बड़ी मुश्किल से जो है वो केटर कर पाते हैं। ज़रा फरमाइए, तरजीहात में है।
सही कह यहाँ से बात ये है कि जैसे ने कहा कि AI का दौर है, पोस्टल जो हमारा डिपार्टमेंट इदारा है, हाँ, तो इदारा है पूरा, मेरे ख्याल से 2 मिलियन से ऊपर ज़्यादा लोग हैं, तो कोई 11-12 मिलियन को पेंशन दी जाती है। ये वो अभी भी वो उसको जम नहीं किया किसी और इदारे में कि खत्म कर दे, उसको कैश करके उसमें या तो लायबिलिटी है आपके ऊपर, उसको लायबिलिटी है, उसको जो एसेट्स उसके हैं उसको सेल करके मार्केट के अंदर पैसा किसी और में इस्तेमाल करें। अब बाकी रह गया IT हमारा डिपार्टमेंट है। IT डिपार्टमेंट ऑनेस्टली बताऊं वो नहीं सर्व कर सका जो करना चाहिए था। फिर उसके बाद उनको प्रॉब्लम्स ये आती है कलेक्शन ऑफ मनी, पैसे कैसे कलेक्ट करें। यहाँ पे उसको ऑनेस्टली बताऊं, जो जितने लोगों से मैं मिलता हूँ सुनता हूँ वो बोलते हैं हमारे चेक्स नहीं आ सकते यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉब्लम है, बिल्कुल यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम वो डिक्लेरेशन नहीं दे सकते हैं। डिक्लेरेशन देते हैं तो हम पे टैक्स लगा देते हैं 40%, 36% for टैक्स लग जाते हैं हम पे पैसे मंगाने के लिए हमें। तो लोग बताएं वो भी आज भी उसी तरह, ऑनेस्टली बताऊं मैं ऑन लाइव होना ही चाहिए मुझे लाइव, लेकिन आज भी लोग हुंडी में पैसे मंगवा रहे हैं। आपने सही कहा, ये जो कलेक्शन कर रहे हैं जो भी हमारे $2 बिलियन की हो रही है, चैनल आपने एस्टैब्लिश ही नहीं किया, हालांकि उससे ज्यादा है। अगर 2 बिलियन बोले 2 बिलियन से ज्यादा हुआ, लेकिन वो अंडर टेबल इसलिए हो रहा है कि उस पर जो पैसे मंगाते हैं तो सहूलत नहीं है, और सहूलत है तो उस पर वो टैक्स लगा देते हैं। तो लोग वही बेचारे डर के 3%, 5% दूंगा मैं, तो मेरा $100 पड़ा है तो मुझे $6 मुझे मिल जाएगा, तो ये नहीं तो नहीं मुझे $40 चलेगा मेरा। और फर्दर ये कि अभी आप बिटकॉइन के ऊपर भी जो एग्जैक्टली बिटकॉइन से देखिए, फिर अगेन मैं बोलूंगा मनी लॉन्ड्रिंग है। सिंपल इसका सहूलत जो आपका बच्चा है, बच्ची कुछ हमारे पास एड्रेस है, उसको भी यहाँ से आप निकाल दें। बिटकॉइन है क्या बेसिकली, आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किए पैसे, वहां से उसने मिल गए, किसी पास रखी है, आप यहाँ से के बाद 10-20 बिटकॉइन पड़े हुए, यहाँ से बता सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, एनीवन कैन प्रूव, नो वन कैन। हाँ, ये सही कह रहे हैं कि प्रूव नहीं किया जा, प्रूव नहीं किया जा सकते पैसे। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसको सिस्टमैटिक बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारी जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं और जो हमारे दीगर वो है, अब मैं क्या कहूँ, FATF के साथ आपको कंप्लाइंस शो करनी पड़ती है, तो आपको उसको रेगुलेट करना पड़ता है। अगर आपका रेगुलेटर एक्टिव हो जाएगा ना तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि आपके पास रिकॉर्ड कोई नहीं है कि आप कौन क्लेम कर सकता है मेरे पास कितना बिटकॉइन है, तो ये भी एक बड़ा ज़रूरी है हमारा। बट स्टिल आपको ईज लानी पड़ेगी क्योंकि जो ट्रांजैक्शन होती है ना, इसके अंदर आपको आसानी हो सके और ईजिली अगर हो जाएगी पेमेंट को रिसीव करने में और दूसरे एंड पर भेजने में, तो मेरे ख्याल में आधा काम आपका आसान हो जाएगा। ये वो जनरेशंस करती हैं, ये वो कंट्री करती है जो डेवलप होती है, क्योंकि उनको ईज ऑफ ट्रांसफर, ईज ऑफ रिसीविंग मनी होती है, बिजनेस के सारे बिजनेस। ठीक है, इसके लिए बिटकॉइन आया था। इसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग नहीं था कभी भी, इसका मकसद कभी नहीं था। जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो सकती थी, तो ये बिटकॉइन ऐसी सहूलत थी कि उसके पार्शियल पेमेंट करके उसकी वो आप एक बिटकॉइन आज $70,000 का है। ठीक है, $70,000 की पेमेंट तो नहीं करनी मुझे, एक बिटकॉइन उसका 100,000% जो एक शेयर नंबर निकाल के उसमें से मैं मुझे $100 की भी पेमेंट करनी है, 50 करनी है, वो कर सकता हूँ मैं बिटकॉइन के थ्रू। तो वो पॉसिबिलिटीज करने के लिए ऑनलाइन लोगों ने इसको एक बिटकॉइन का नाम दिया, एक ऐसी ट्रांसफर एक्सेस दी लोगों को जो दुनिया में कोई भी परचेसिंग कर सकते हैं। ये उस सहूलत के लिए होती, लेकिन इसको ले लिया दूसरे तरीके से। हमारे मुल्क को जरूरत नहीं है, हमारे मुल्क को जरूरत है उसी पैसों को बाय कैश यूज करके, हैंड टू हैंड काम करके, फेस टू फेस लोगों से बिजनेस लेके करा के बिजनेस, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट कंट्री हैं। इस डेवलपिंग कंट्री को जितना फिजिकल मनी और जितना फिजिकल काम मिलेगा, ये नेशन बढ़ेगा आगे। अदरवाइज तो हम लोग इस तरह से इसको मिस यूज करते हैं। यहाँ मिस यूज का एक रास्ता दिया है। मैं आपकी तरफ आऊंगा जरा। देखिए, हमें सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमारी स्ट्रेंथ जो हमने पढ़ा किताबों के अंदर, जो पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ा, वो ये था कि एग्रीकल्चर जो है ना हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन हमारी पॉलिसी क्या नजर आती है यहाँ पे, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक अर्बन इकोनॉमी, एक रूरल इकोनॉमी। अब वो देहात की जो इकोनॉमी है वो शायद हमारी तरजीहात में है ही नहीं। उसकी अर्निंग क्या है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करेगा, उसके पास कोई फैसिलिटीज़ हैं, उसको बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ मिल रही हैं, नहीं है कंसिडरेशन में। ट्यूबवेल है, नहीं है, उसको कैसे सिस्टमेटिक बनाना है, पानी तक कैसे एक्सेस देना है, फाइनेंस कैसे पहुंचाना है ताकि वो ग्रो कर सके। सारा फोकस आपने शहर के ऊपर लगा दिया, वो उठ के हिजरत करके शहर के अंदर आ गया। अब जो कुछ है शहर के अंदर ही है, गाँव के अंदर कुछ नहीं है। पॉलिसी कहाँ से लाऊंगा कि तो उनकी तरजीहात में नहीं है, चाहे वो लेबर पार्टी हो, चाहे आपको पता है कैपिटलिस्ट हो, किसी की तरजीहात में कुछ भी नहीं है। क्या किया जाए जहाँ पे पाकिस्तान की 70% आबादी देहातों के अंदर आबाद होगा, तो क्या करेंगे फिर? देखिए, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है ना एग्रीकल्चर के हवाले से जी स्ट्रेंथ है आपकी, स्ट्रेंथ है आपकी। अफसोस कि हम उस बुनियादी चीज़ से हट गए। हमने एक तसलसल का रखा है तरक्की के नाम पर,
जबकि तरक्की की बुनियादी चीज़ मुआशी मुस्तहकम होना है। एब्सोल्युटली। अब हम देखते हैं हमारा वसाइल क्या है। हमारा वसाइल यही है कि हम अपने काश्तकारों को सहूलत दें, हम अपने एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएं, एग्रीकल्चरिस्ट को हम उसको मौके दें। लेकिन अफसोस वो आप वाली बात है कि उससे तो हम बहुत दूर हो गए। बिल्कुल ठीक। हमने एडवांस और टेक्नोलॉजी के नाम पे पूरे मुल्क को ईंधन की तरीके से उसमें जोड़ दिया है, और मजे की बात है हम वो भी अवेल नहीं कर पा रहे। ठीक, जो फैसिलिटीज हैं, जो बुनियादी चीजें नहीं अवेल कर पा रहे। वजह मैंने आपको फिर वही कह रहा हूँ, जिसका जो काम है वो वहाँ नहीं है। ऐसा ही। और जब तक ये तब्दीली नहीं आएगी आप इस सोच को, इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ये कि जिसका जो काम है उसके हवाले किया जाए, तब कहीं जाकर देखें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो फर्क है कि आप उधर बैठे और मैं इधर बैठा हूँ। जी, ये बुनियादी फर्क है। ठीक, मैं भी उठ के चले आऊँगा, घर बैठ जाऊंगा, दीगर मामलात में मस्त हो जाऊंगा। आपके पास मुझ जैसे कितने लोग आएंगे, हजारों लोग आते हैं माशाल्लाह, डे टू डे आते हैं, और आप सबके साथ बैठ के बात करते हैं। अल्लाह ने आपको वो इल्म दिया, वो काबिलियत दी, इसलिए कि आपको इस काम के लिए चुना गया है। तो आपको सही जगह, सही मुकाम पे आपको कैमरे के उस तरफ क्यों नहीं खड़ा कर देंगे? इसलिए जो आपकी जो यहाँ पे लोग बैठे हैं उनको पता है यासिर से क्या काम लेना है, इनसे क्या काम। ठीक है। तो जब तक ये चीज नहीं आएगी आप नहीं सोच सकते कि बिल्कुल स्ट्रेंथ पर काम करने की शायद ज़रूरत है। हम जिस तरह हमने बात की थी कि ताइवान की अगर हम बात करें तो उनकी वो अपनी स्ट्रेंथ पर काम करते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स रखते हैं, तो वो चिप्स बनाते हैं। 95% चिप्स वहीं से मैन्युफैक्चर होती है पूरी दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान की जैसे हमने बात की कि एग्रीकल्चर स्ट्रेंथ है, तो उस पर फोकस क्यों नहीं किया जाता? बात यही है कि हम उन चीज़ों पर तरजीहात नहीं देते जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। तो क्या करना चाहिए अब हमें, खुद ही क्या करना चाहिए? ये तो सर एक जुमला आपसे और फिर इनसे वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। अपनी स्ट्रेंथ पर किस तरह काम करना चाहिए, इस तरह के मामलात को किस तरह हैंडल करना चाहिए, आप पहले फरमा दीजिए। यहाँ से बहुत शुक्रिया। मैं बचपन से देखता हूँ, सुनता आया हूँ, और फिजिकली भी वो लोग बताते भी हैं कि ये चीज़ें, जब एक किसान बीज उगाता है, कोई बीज लगाता है फसल, तो जिस तरह की हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं, खाद इस्तेमाल करते हैं, उसमें होता है क्या है कि बेसिकली वो आपने फसल लगा दी, उसे सेल कर दी, अब उसको वही फसल लगाने के लिए वही फसल खरीदनी पड़ती है। ठीक है। तो ऐसी केमिकल हम इसको क्यों देते हैं कि वो अपने ही बचा के दाने जो भी कुछ बचा के वो उसी को दोबारा ग्रो कर ले, उसके साथ इतना बुरा कर दिया जाता है कि वो फसल दोबारा नहीं लगा सकता। ओके सलमान, मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। आखिरी जुमला अगर इसमें कुछ इजाफा करना है। सिर्फ इतना इजाफा करूंगा कि आपने जो प्रोग्राम का नाम रखा है ना, वेकअप पाकिस्तान, तो अब पाकिस्तान को वेकअप। क्या अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। इसी बात के साथ यही पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इस प्रोग्राम का भी यही मकसद है कि अब वाकई जरूरत है लोगों को जागने की, सिर्फ जागना नहीं है, बेदार होना है और मामलात को समझना भी है। तो यहाँ पर हमारा जो ये डिस्कशन थी इसको कंक्लूड करेंगे। खबरें हमारी जो है और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऐसा ही है हमारा। बिल्कुल कल इंशाल्लाह फिर आपके सामने दोबारा हाजिर खिदमत होंगे और बहुत सारी खबरें लेकर और नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अम्मारा को, मुझे और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।